हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक न्यूली रिलीज्ड डोंगवा को, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रिनेगेड इमॉर्टल के मेन कैरेक्टर वोंगलिंग की तरह ही शुरुआत में एक मॉर्टल होता है, मगर मॉर्टल होने के बावजूद भी वो लड़ाई में काफी ज्यादा अच्छा होता है। वो लड़ाई में ज्यादातर दो तलवारों का यूज करता है। वो दो तलवार इसलिए यूज करता है क्योंकि वो इन दोनों को जोड़ के कभी भी एक स्पीयर भी बना सकता है। हमारे इस सीरीज का हीरो किलिंग का एक्सपर्ट है। वो अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारने से जरा भी नहीं कतराता, बिल्कुल वोंगलिन की तरह, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर उसने अपने दुश्मनों को नहीं मारा तो उसके दुश्मन उसे मार देंगे। तो अब सीरीज की शुरुआत होती है और हम कुछ बारबेरियंस को देखते हैं जो घोड़ों पे झूमते हुए जा रहे थे। ये यहाँ पे काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग अभी अभी ही किसी जंग को जीत कर आ रहे हैं। इन लोगों को हमारा हीरो निंक्यू भी देख रहा था। अब रात के वक्त ये सभी बारबेरियंस अपने कैंप्स में जश्न मना रहे थे। हर कोई नशे में धुत है। यहाँ एक बंदा एक अबला नारी पे जबरदस्ती कर रहा था। यह औरत इसलिए यहाँ पे चिल्ला रही है। ये सब देख के दूसरी तरफ उसके साथी को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। तो उसके साथ वाला बंदा उसे मारते हुए कहने लगा, अबे उधर क्या देख रहा है, तू पीने पे ध्यान दे। ये सब अभी शांति से चल ही रहा था कि तभी इन लोगों पे किसी ने हमला कर दिया। बारी बारी करके हर कोई तीरों से तलवारों से मारा जा रहा था, जिस वजह से सभी लोगों का नशा टूट गया और अब सभी लोग हमलावर को ढूंढने लगे। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि हमलावर खुद ही इन लोगों के सामने आ चुका था। हमलावर और कोई नहीं, अपना हीरो निंक्यू है, जो आते साथ ही यहाँ मौजूद लोगों से लड़ने लग चुका। वो हर एक बंदे को चुन चुन के बुरी तरह से मार रहा था। उसने अबला नारी के गुनहगार को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। निंक्यू ने पल भर में ही जश्न को जंग में बदल दिया। वो वन मैन आर्मी की तरह सभी पे भारी पड़ रहा था। ये बारबेरियंस निंक्यू को पहचान लेते हैं। वो निंक्यू से कह रहे थे कि तुम तो वही वुड कटर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों पे यूं अटैक करने की। निंक्यू बारबेरियन की बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देता। उसके पास जंजीरों वाला भी एक तलवार है जो लॉन्ग रेंज के हमले में काम आता है। अगर कोई दुश्मन दूर है तो वो इन जंजीरों वाले तलवार का शिकार बन जाता है। कुछ ही पल में इस कैंप में मौजूद सभी लोगों को निंक्यू ने अकेले ही ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। निंक्यू के कहर से बचने के लिए कुछ लोग घोड़े पे सवार होके भागने लगे, मगर निंक्यू को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास भी एक घोड़ा है जो हवा से बातें करते हुए चलता है, मतलब कि वो बहुत ज्यादा तेज चलता है। अब निंक्यू ने अपने घोड़े को सीटी बजाकर फौरन ही बुला लिया। फिर वो भी घोड़े पे सवार होते हुए बड़े ही कूल अंदाज में भागते हुए लोगों को कत्ल करने लगा। उसने कुछ ही वक्त में एक बंदे को छोड़ के सभी लोगों को खत्म कर डाला। आखिर में उसने आखिरी बचे हुए बंदे का भी गला काटते हुए अपनी दोनों तलवारों से खत्म कर डाला। ये सीन वाकई में कमाल का था। जिसके बाद वो औरा फार्मिंग करने के लिए अपने घोड़े के अगले पैरों को हवा में उठा चुका। नेक्स्ट सीन में हम एक काफिले को वही सिटी की ओर आते हुए देखते हैं। ये काफिला काफी बड़ा था, जिसे खुद इस सिटी के जनरल रिसीव करने के लिए गेट तक आ चुके। जनरल का नाम मा टूशियांग था, मगर हम उन्हें जनरल मा कहकर पुकारेंगे। अब जनरल मा इस काफिले के मास्टर से कहने लगे कि आप लोग काफी दूर से यहाँ पर आए हो, इसलिए मैं आप लोगों के आराम का इंतजाम कर देता हूँ। जिसपे ये लड़की पीछे से आते हुए कहने लगी कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो यहाँ बस एक गाइड के लिए आए हैं, हमें यहाँ पे ज्यादा देर नहीं ठहरना। आपको तो पता ही होगा कि कैपिटल तक जाने का रास्ता कितना खतरनाक है, तो इसीलिए आप हमारे लिए किसी ऐसे गाइड का इंतजाम करें जो हमें कैपिटल तक सेफली पहुँचा दे। जो सुन के जनरल माँ कहने लगे कि अगर ऐसा है तो मेरे पास इस काम के लिए एक अच्छा बंदा मौजूद है। उनके ये कहते साथ ही हम अपने हीरो निंक्यू को देखते हैं जो कुछ लोगों के साथ स्टोन पेपर सीजर खेल रहा था। वो इस गेम में हर बार अपने अपोनेंट को हरा देता है, जिस वजह से अब यहाँ पे मौजूद बैठ के सारे पैसे उसके होने वाले हैं। लेकिन अपोनेंट नाटक करने लगा। वो कहने लगा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम मेरे एक्शन के बाद अपना एक्शन कर रहे हो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक लड़की जिसका नाम सांग सांग है वो निंक्यू को सपोर्ट करने लगी। वो कहने लगी हार हार होती है और जीत जीत, इसलिए आप रोना बंद करो। जो कहने के बाद वो निंक्यू के साथ मिलके सारे पैसे समेट लेती है। ये सब बाहर से काफिले वाली लड़की भी देख रही थी। गेम खत्म होने के बाद ये दोनों जाने लगे। निंक्यू कह रहा था कि चलो हमें कल्टीवेशन भी करना है। जो सुन के इस जगह पे मौजूद लोग कहने लगे उस पुरानी किताब को पढ़ने को तुम कल्टीवेशन कहते हो, सच में तुम्हारा तो ऊपर का माला खाली है। वहीं बाहर ये सोल्जर निंक्यू से कहने लगा कि तुम्हें जनरल बुला रहे हैं, तो इसीलिए चलो जल्दी से उनके पास जाओ। उतने में ये लड़की निंक्यू से कहने लगी क्या आर्मी में अपने साथ पर्सनल सर्वेंट रखना मना नहीं है? जिसपे ये लड़की कहने लगी मैं निंक्यू की सर्वेंट नहीं हूँ। तो निंक्यू भी बोल पड़ा कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी साथी को सर्वेंट बोलने की? वैसे अगर ये मेरी सर्वेंट है भी तो तुम्हें उससे क्या लेना देना? चलो बताओ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? ये सब सुन के ये लड़की शांत हो गई, मगर वो कहने लगी आखिर हमारी डायनेस्टी में तुम जैसा कमीना सोल्जर क्या कर रहा है? उसके इस बात पे निंक्यू जरा भी ध्यान नहीं देता। वो सांग सांग को लेके यहाँ से जाने लगता है और ये लड़की अपने साथ मौजूद बंदे से पूछने लगी कि क्या ये सच में हमारा गाइड है? तो ये आर्मी का बंदा कहने लगा कि ये लड़का जरूर कमीना है, मगर इसके पास टैंक अकेडमी ज्वाइन करने
का आर्मी का रिकमेंडेशन लेटर है। जो सुन के ये लड़की तो हैरान थी। वही निंक्यू और सांगसांग मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे। अगले सीन में निंक्यू जनरल के साथ था और जनरल निंक्यू की आर्मर को रिपेयर कर रहे थे। उतने में ही निंक्यू बोल पड़ा कि मैं जानता हूँ कि कैपिटल काफी अच्छा है, मगर फिर भी मुझे वहाँ नहीं जाना। मैं बचपन से ही आपके साथ हूँ, आपने ही मुझे लड़ना सिखाया, जिस वजह से मैं तैंग एकेडमी के एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड हो पाया। मगर फिर भी मैं इस सिटी और आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। जो सब निंक्यू जनरल को मस्का मारते हुए कह रहा था। मगर जनरल कहने लगे निंक्यू निंक्यू तुम कब सुधरोगे? तो निंक्यू कहने लगा जनरल मैं अगर यहाँ पे रहूंगा तो आपकी काफी ज्यादा मदद करूंगा। मैं हमेशा साइड बाय साइड रहकर आपके साथ दुश्मनों से लड़ूंगा। आपके ऊपर आने वाला हर वार पहले मुझसे होकर गुजरेगा। जिसपे जनरल निंक्यू से पूछने लगे चलो बताओ कि आखिर तुम उन लोगों का गाइड क्यों नहीं बनना चाहते? तो अब निंक्यू यहाँ पे सब कुछ सच सच बताने लगा। वो कहने लगा कि उसे कुछ और साल जिंदा रहना है, वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। तो जनरल कहने लगते हैं क्या तुम भूल रहे हो कि तुम कौन हो? अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं कि तुम एक सोल्जर हो और एक सोल्जर को हर हाल में अपने सीनियर्स का कहा मानना होता है, तो इसलिए तुम्हें भी मेरा कहा मानना होगा। जनरल की बात सुन के निंक्यू ने तख्त पे बिठाते हुए कहने लगा कि चलिए हम यहाँ पे बैठ के आराम से बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले साल गोल्डन हॉर्ट चीफ्टेन मारे गए थे और तो और सिटी में मौजूद काफिले के कैरेजेस पे भी तीरों और तलवारों के निशान है। ऊपर से वो पीले कपड़े वाली लड़की भी अजीब है, वो एक सर्वेंट होने का दिखावा कर रही है। उसे लगता है कि मैं उसकी हकीकत नहीं जानता। इन सब चीजों को देखते हुए मैं कभी भी उनके साथ ट्रेवल नहीं कर सकता। निंक्यू की बातों को सुन के जनरल माँ कहने लगे कि अच्छा तो तुम्हें हकीकत पता है। जिसपे निंक्यू कहने लगा और नहीं तो क्या, वो प्रिंसेस अपने ही टेरिटरी में आके खुद को छुपा रही है। इससे ये पता चलता है कि उनके पीछे गोल्डन हॉर्ट्स या बारबेरियंस पड़े हुए हैं। मैं ना इन सब मामलों से दूर ही रहना चाहता हूँ। तो जनरल हेवन और अर्थ की एनर्जी के बीच की एनर्जी की तरह आप मुझे रिलीज कर दो। जो सुन के जनरल कहने लगे अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फाट की तरह ट्रीट करूँ? जनरल ये कह रहे थे कि वही निंक्यू जनरल के वाइन को गायब कर लेता है। अब जनरल उसे उसका आर्मर लौटाते हुए कहने लगे कि अब इसे दोबारा से डैमेज मत करना। जिसपे निंक्यू कहने लगा ठीक है ध्यान रखूंगा। जो कहने के बाद वो यहाँ से जाने लगता है। मगर जनरल ने उसके हाथ में अपना वाइन देख लिया, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए पूछने लगे कि तुम मेरी वाइन किस खुशी में लेकर जा रहे हो? जिसपे निंक्यू जवाब देने लगा कि ये आपने मेरे लिए ही लाया है ना। तो जनरल कहने लगे तुमसे किसने कहा कि मैंने ये तुम्हारे लिए लाया है? चलो अब ले ही लिया है तो जल्दी से लेके निकलो। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो गया और अगले सीन में हमें सांगसांग को दिखाया गया जो निंक्यू के अस्तबल की सफाई कर रही थी। ये काम काफी ज्यादा मेहनत वाला था, इसलिए सांगसांग निंक्यू के घोड़े को मारते हुए कहने लगी कि तुम मुझे बहुत ज्यादा थका देते हो, तो आज नहीं तो कल मैं तुम्हें बेच डालूंगी। उसके ये कहते ही हमें निंक्यू को जनरल के साथ दिखाया गया जहाँ जनरल उसे गाइड बनने के लिए मना रहे थे। वो निंक्यू से कह रहे थे कि गाइड बनना तैंग एकेडमी में एडमिशन हासिल करने का एक जरिया है। भले ही तुम्हारे पास मिलिट्री का रिकमेंडेशन लेटर है, मगर फिर भी ये एडमिशन के लिए इनफ नहीं होगा। तुम्हें 3 और मिनिस्ट्री ऑफिस से स्टैंप लेना होगा, तभी जाके तुम्हारे पास मौका होगा एकेडमी में एडमिशन लेने का। जो सुन के निंक्यू कहने लगा क्या फालतू टाइम पास है, क्या बस एक एडमिशन के लिए मुझे इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे? जिसपे जनरल कहने लग चुके कि उस काफिले में एक लू सरनेम का बंदा है जो हाउतियांडाओ साउथ गेट का कल्टिवेटर है और उसके साथ अगर तुम रहते हो तो तुम्हारा कंफ्यूजन भी दूर हो सकता है। वैसे क्या तुम्हें वो वक्त याद है जब हम लोग वुड कटिंग करने के लिए गए थे? जिसपे निंक्यू कहता है हाँ मैं उस वक्त को कैसे भूल सकता हूँ। तो जनरल कहने लगे कि उस वक्त हम पर बारबेरियंस ने हमला कर दिया था, मगर तुमने हम सभी की जान बचा ली, इसलिए शहर के सभी लोगों ने तुम्हें थैंक यू कहा और तुम्हें क्या चाहिए वो भी पूछा, मगर तब तुमने बस टाइशेंग इंडक्शन स्क्रॉल ही लिया। तुम उस पुरानी बुक को बार बार पढ़ते रहते हो। अगर मैं तुम्हें एक कड़वी सच्चाई बताऊँ तो वो अकेली बुक तुम्हारा फायदा नहीं कर सकती। तुम्हें और भी बुक्स चाहिए होंगे जो वही सिटी में तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। ये दुनिया वही सिटी से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर तुम उस तरह की और भी बुक्स को पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बाहर की दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा। देखो इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो सब कहते हुए जनरल चले गए। वही निंक्यू भी अपने घर आ चुका। वो सांगसांग से कहने लगा कि हमें कैपिटल जाना होगा, जिसपे सांगसांग कोई जवाब नहीं देती। वो बात को चेंज करते हुए कहने लगी कि दरवाजे जाम हो चुके हैं, इसलिए इसकी ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तो निंक्यू कहने लगा ठीक है ये हो जाएगा, लेकिन तुमने कैपिटल जाने के मेरे सवाल पर जवाब नहीं दिया। जिसपे सांगसांग पूछने लगी क्या कैपिटल जाना और एकेडमी में एडमिशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है? जिसपे निंक्यू उसे समझाते हुए कहने लगा कि हम हमेशा वही सिटी में नहीं रह सकते, हमें आज नहीं तो कल इस जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। वैसे भी कैपिटल में हमारे पास अमीर बनने के कई सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। जो सुनके सांगसांग कैपिटल जाने के लिए तुरंत ही राजी हो गई।
और वो फौरन ही सामान पैक करने भी लग गई। वहीं निंक्यू अपने बेड पे जाके लेट गया। साथ ही साथ वो अपनी उसी पुरानी किताब को भी पढ़ रहा था। वो अपनी कल्टीवेशन जर्नी को कैसे शुरू किया जाए उसके बारे में यहाँ पे सोचने लगता है। वो सोचने लगा कि जब तक मैं हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता तब तक मैं कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा, और इस बुक को लाखों बार भी रीड करने पर मुझे कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। वो यहाँ पे ये सब कह रहा था कि वहीं सांगसांग कहने लगी कि कैपिटल में हमें सरवाइव करने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि वहाँ हर एक चीज महंगी है। जिसपे निंक्यू सांगसांग से सवाल करते हुए पूछने लगा, चलो बताओ कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तो सांगसांग उसे बताने लगी कि हमारे पास फिलहाल तो ज्यादा पैसे नहीं है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और ढेर सारे पैसे बनाऊंगी। तो निंक्यू उससे कहने लगा, ठीक है, इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल तुम ये वाइन लो और पी के सो जाओ। इस वाइन को जनरल ने तुम्हारे लिए भेजा है, इसे पीने के बाद तुम्हारी बॉडी गर्म हो जाएगी, फिर तुम आराम से सो सकती हो। तो सांगसांग इस वाइन को पीते हुए कहने लगी कि जनरल तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। जो कहने के बाद वो निंक्यू के बाजू में जाके सो गई। तो निंक्यू उससे पूछने लगा कि क्या तुम सो गई हो, अगर नहीं तो मैं क्या तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। जिसपे सांगसांग कहने लगा, हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो निंक्यू कहने लगा कि मैं बहुत ही जल्द तैंग अकेडमी का एग्जाम देने वाला हूँ, साथ ही साथ हम कैपिटल में जाकर बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बीच मुझे यंग मास्टर बोलो। दरअसल बात यह है ना कि इससे मैं और ज्यादा इम्प्रेसिव लगूंगा, जिससे हमारी सेल्स भी बढ़ पाएगी। जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे तब तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। जिसपे सांगसांग राजी हो चुकी। यहाँ सोते वक्त निंक्यू कहने लगा कि इस जगह पे तो चांद भी नजर नहीं आता। उसके इसी बात के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया गया, जहाँ सांगसांग और निंक्यू अपने घर को छोड़ के जा रहे थे। सांगसांग कहने लगी कि हमें घर को लॉक भी करना है, इसलिए थोड़ा रुक जाओ। तो निंक्यू कहने लग चुका, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम लंबे समय तक यहाँ नहीं आएंगे। दरअसल निंक्यू को पता था कि वो कल्टीवेशन दुनिया में कदम रखने वाला है, और एक मर्तबा जो कल्टीवेशन दुनिया में कदम रख दे वो पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखता। यह हाल सिर्फ निंक्यू का नहीं बल्कि हर एक कल्टीवेटर का है। हर वो कल्टीवेटर जो कल्टीवेशन करने के लिए अपने घर से बाहर गया है वो कभी भी अपने घर लौट कर नहीं जाता। वो घर तभी वापस आता है जब उसका घर उसकी कल्टीवेशन जर्नी से रिलेटेड हो। अगले सीन में निंक्यू जाने से पहले चिल्ला चिल्ला के सभी लोगों को बताने लगा कि मैं चांगगान जा रहा हूँ, और मैं यहाँ तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि मैं अपने मकसद को हासिल नहीं कर लेता। मैं निंक्यू, अगर मैं अपने मकसद को पाने में फेल हो गया तो मैं कभी भी लौट के नहीं आऊंगा। जो सुन के सभी लोग कहने लगे कि निंक्यू बहुत अच्छे, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। निंक्यू की इन हरकतों को प्रिंसेस भी कैरेज में बैठे बैठे देख रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा भी था जिसका वो ख्याल रख रही है। इस बच्चे के बारे में आपको आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अब अगले सीन में निंक्यू काफिले का गाइड बन के वही सिटी से जाने लगा, मगर वो यहाँ थोड़ा सा उदास था क्योंकि जनरल मा उससे आखिरी मर्तबा भी मिलने नहीं आए। लेकिन तभी जनरल मा सिटी के फोर्ट पर आके निंक्यू को आखिरी बार अलविदा करने लग चुके। तो निंक्यू फौरन ही जनरल मा को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहने लगा कि अब से आपको ना बूढ़ा होने की और ना ही मरने की इजाजत है। मेरे कामयाब होकर लौटने तक आपको जिंदा रहना है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कामयाब देख सको। जो सब कहने के बाद वो अपने सफर पे निकल गया, मगर अभी भी वो थोड़ा सा उदास था। तो सांगसांग उससे पूछने लगी कि आप अभी भी उदास क्यों हो, क्या आपको आपके घोड़े की याद आ रही है। उसके ये कहते ही हमें पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ निंक्यू अपने घोड़े को लेके परेशान हो रहा था क्योंकि उसे उसका घोड़ा अस्तबल में नहीं दिख रहा। मगर तभी उसे पता चला कि सांगसांग ने तो उसके घोड़े को 70 सिल्वर टेल्स में बेच दिया है। सांगसांग कह रही थी कि वो निकम्मा घोड़ा बहुत ज्यादा खाता था, ऊपर से उसके मेंटेनेंस के लिए भी काफी ज्यादा पैसे खर्च होते थे, इसलिए उसे बेचना ही सही फैसला है। जो सुन के तो निंक्यू रो पड़ा। फिर प्रेजेंट सीन में पता चलता है कि प्रिंसेस का काफिला दिन रात ट्रेवल करते हुए काफी दूर आ चुका है। इतना दूर कि आसपास शहर छोड़ो गाँव तक भी नहीं था, मगर एक जगह पे आके काफिला रुक चुका। जब ये बात निंक्यू को पता चली तो उसने इस बारे में काफिले के कमांडर से इसकी वजह पूछी। तो ये कमांडर बताता है कि हम लोग रास्ता चेंज करने वाले हैं क्योंकि ये सेफ्टी प्रिकॉशन है। जिसपे निंक्यू इस कमांडर से कहने लगता है कि तुम जानते नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा गाइड मैं हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे बताए गए रास्ते को ही फॉलो करना चाहिए। अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो अपने गाइड की बात को सीरियस लो। निंक्यू के इस बात पर कमांडर कहने लगा कि तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, हम क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं वो मत देखो, तुम्हारा काम हमें रास्ता बताना है ना कि फैसला लेना। रास्ता चेंज करने का फैसला मास्टर ने लिया है, इसलिए उन्हें यकीनन कुछ पता होगा। जो कहने के बाद ये कमांडर चला गया। वही निंक्यू कह रहा था कि इन लोगों को जरा भी खबर नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग खुद सांप के बिल में जा रहे हैं। ये खुद को होशियार समझ रहे हैं और दुश्मन को बेवकूफ, मगर दुश्मन को पता है कि इस काफिले में क्या कीमती चीज है। तो ये पता रहने के बाद उन्होंने यकीनन कोई बैकअप प्लान बनाया होगा। खैर मुझे क्या, इन्हें मरने का शौक है तो यही सही। उसके ये कहते ही रात के वक्त का सीन दिखाया गया जहाँ ये काफिला एक जगह पे खेमा बनाकर रुका हुआ था। लेकिन निंक्यू इन लोगों से अलग था। वो इनके ग्रुप में तो जरूर है मगर वो अपना खाना अलग बना रहा है। जो देख के सांगसांग कहने लगी कि क्या आप इन लोगों पे भरोसा नहीं करते। जिसपे निंक्यू कहने लग चुका कि ऐसी
सी बात नहीं है। दरअसल मसला ये है कि ये लोग खुद चल के दुश्मन के पास आ चुके हैं, जबकि मैंने इन लोगों को इस बारे में पहले ही खबर कर दिया था। वैसे मैंने तुम्हें लाशों के ढेर से बड़ी ही मुश्किल से निकाला था। हम दोनों ने इस जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, इसलिए हम इन लोगों के चक्कर में पड़ के नहीं मरेंगे। तो इसीलिए किसी भी वक्त यहाँ से भागने के लिए तैयार रहना। जो सुन के सांग कहने लगी, अगर इन लोगों को आपकी बातें माननी ही नहीं है तो फिर आखिर इन्हें गाइड की क्या जरूरत। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पे प्रिंसेस आ गई, जिसको देखते ही निंक्यू सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम अब यहाँ पे क्या कर रही हो। निंक्यू की बातों को प्रिंसेस इग्नोर मारते हुए सीधा सांग के पास चली गई और वो उससे पूछने लगी कि मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। जिसपे सांग उसे अपना नाम बताते हुए कहती है कि आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हो। नाम मालूम होने के बाद वो सांग से अकेले में बात करना चाहती है, मगर सांग निंक्यू के बगैर इजाजत के प्रिंसेस से बात करना नहीं चाहती। लेकिन निंक्यू ने उसे आसानी से बात करने की परमिशन दे दी। अब दूसरी जगह पे आके सांग बताने लगी कि निंक्यू जितना खड़ूस दिखता है उतना है नहीं, उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं कब का ही मारी जा चुकी होती। जो सुन के प्रिंसेस कहने लगी, अगर उसने तुम्हारी जान बचाई भी है तो वो तुमसे इस तरह से काम नहीं करवा सकता, वो तुम्हें नौकरों जैसा ट्रीट करता है, मगर वो मास्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं। जो कहने के बाद उसने सांग को एक रुमाल गिफ्ट किया, क्योंकि सांग काफी ज्यादा मेहनती और जिम्मेदार है, मगर उसे पता चला कि सांग का हाथ तो बर्फ जैसा ठंडा है, इसलिए वो इस बारे में सांग से पूछने लगी। तो सांग बताने लगती है कि उसे एक फिजिकल कंडीशन है, इसलिए कभी कभी उसकी बॉडी इतनी ठंडी हो जाती है कि वो रात को सो भी नहीं पाती, मगर डॉक्टर ने इसके लिए मुझसे कहा है कि मैं फिजिकल काम करती रहूं ताकि मेरी बॉडी गर्म रह सके। हर रात निंक्यू मेरे लिए वाइन लेके आता है ताकि उसे पीने के बाद मेरी बॉडी गर्म रहे। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, इसलिए मैं किसी भी चीज के लिए उसे ब्लेम नहीं करती। जो कहने के बाद वो वापस निंक्यू के पास आ गई, जहाँ निंक्यू उससे कहने लगा कि आखिर तुमने बात करने के बदले ये रुमाल क्यों लिया। अगली मर्तबा अगर कोई तुमसे बात करना चाहे तो उससे पैसे चार्ज करना। निंक्यू की ये बात प्रिंसेस को जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसके पास आते हुए उससे कहने लगी, आखिर तुम्हारा मसला क्या है। मैं देख रही हूँ कि काफी वक्त से तुम हमसे अलग अलग रह रहे हो, तुमने अपना खेमा भी अलग बनाया और खाना भी अलग बना रहे हो। तो निंक्यू कहने लगा, मुझे और सांग को अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, हमें भीड़ भाड़ में रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जो सुन के प्रिंसेस कहने लगी, अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी इसलिए तुम हमसे बदला ले रहे हो, क्यों मैंने सही कहा ना। जिसपे निंक्यू जवाब देता है कि बदला, भला मैं तुमसे बदला क्यों लूं, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि रास्ता चेंज करने का तुम्हें किसने ऑर्डर दिया। निंक्यू की बात सुन के प्रिंसेस जवाब देती है कि मेरे मास्टर का हमेशा खुद का प्लान होता है, इसलिए वो कब क्या करते हैं किसी को भी नहीं पता, तुम बेफिक्र रहो, इस रास्ते से गुजरने पे किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। जिसपे निंक्यू कहने लग चुका कि तुम महलों में रहने वाले लोगों को भला दुनियादारी के बारे में क्या पता, तुम्हें पता भी है यहाँ से कुछ ही दूर पे बारबेरियंस घात लगा के बैठे रहते हैं, वो तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम सब खुद को उनका चारा बनाने जा रहे हो। खैर तुम्हें मरना है तो मरो, मुझे क्या, मैं तो सांग के साथ जा रहा हूँ। जो कहने के बाद वो सांग के साथ जाने की तैयारी करने लगता है। ये देख के प्रिंसेस को गुस्सा आ गया, वो निंक्यू से कहने लगती है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से जाने की सोच भी कैसे सकते हो, जब तक हम मंजिल तक नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हें यहाँ से कहीं भी जाने की इजाजत नहीं, अगर तुम नहीं रुके तो मैं इस बारे में मास्टर को रिपोर्ट करूंगी। जिसपे निंक्यू कहने लगता है, तुम जिस मास्टर को रिपोर्ट करने की बात कर रही हो वही तुम लोगों की मौत का कारण बनने वाला है। ये सुनकर प्रिंसेस निंक्यू को कुछ बोलने वाली थी कि मगर उसी वक्त निंक्यू ने उसके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि तभी यहाँ पे परिंदे अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे, और परिंदे ऐसा तब करते हैं जब उनकी तरफ कोई बढ़ रहा होता है। निंक्यू प्रिंसेस से कहने लगा कि खामोश रहना। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इन लोगों पे तीरों से अटैक हो गया। यह अटैक एकदम से हुआ था, जिस वजह से काफी सारे सोल्जर्स मारे गए। इन सोल्जर्स को तो यहाँ पे संभलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन वक्त रहते ही निंक्यू सांग और प्रिंसेस को लेके कैरिज के पीछे छुप जाता है। यहाँ बहुत सारे ट्रेंड फाइटर्स ने अटैक कर दिया। इनका अटैक बहुत ज्यादा प्रिसाइज और घातक था, साथ ही साथ इनके पास खतरनाक वेपन्स भी थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए ये लोग काफिले के सोल्जर्स को खत्म कर रहे थे। इन सोल्जर्स ने तुरंत ही मास्टर लू के कैरिज को ढालों से घेर लिया। अंदर मास्टर लू अटैक करते हुए कहने लगे कि किसकी हिम्मत हुई हम पर हमला करने की। दरअसल मास्टर लू का पूरा नाम लू किंग चैन है और वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, इसीलिए वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए दुश्मनों के सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर उनके स्वॉर्ड को दुश्मनों का एक एक्सपर्ट रोक लेता है। वो यहाँ पे अकेले नहीं था, उसके साथ और भी काफी सारे लोग थे जो सीधा नीचे आने लगे, लेकिन ये सोल्जर्स इन्हें मारने लग चुके और कहने लगे मास्टर को प्रोटेक्ट करो। दूसरी तरफ प्रिंसेस के ऊपर भी अटैक हो गया, लेकिन निंक्यू बहुत ही कूल अंदाज में प्रिंसेस को भी बचा लेता है, जिसके बाद वो प्रिंसेस और सांग को लेके जाने लगता है। लेकिन प्रिंसेस कहने लगी कि उस कैरिज
कैरेज में एक बच्चा है, इसलिए उसे बचा लो। बच्चे का सुनते ही निंक्यू प्रिंसेस से पूछने लगा कि क्या तुम्हारा बच्चा भी है, मगर प्रिंसेस कहने लगी कि बेवकूफ, वो मेरा नहीं मेरे मास्टर का बच्चा है। जो सुनते ही निंक्यू बच्चे की कैरेज की ओर बढ़ने लगता है। उसे रोकने के लिए कई सारे लोग होते हैं, मगर वो सभी को मारते हुए आगे बढ़ते चला जा रहा था। फाइनली वो बच्चे के कैरेज के पास भी आ चुका, जहाँ बच्चा सेफ था, और निंक्यू को देखते ही मुस्कुराने लगा। उतने में ही स्वॉर्ड मास्टर निंक्यू से कहने लगे कि तुम्हें इस छोटे बच्चे को बचाना है, तुम इस बच्चे को लेके यहाँ से जल्दी से चले जाओ, ये हमारा छोटा प्रिंस है, बाकी मैं इन लोगों को पीछे रहकर रोकता हूँ। जो अभी उनका कहना ही था कि तभी काफी सारे वॉरियर्स इसी तरफ बढ़ने लगे। इन वॉरियर्स को देखते ही निंक्यू ने अपने दोनों स्वॉर्ड्स को जोड़कर एक स्पीयर बना लिया, और फिर वो इस स्पीयर से सभी वॉरियर्स का खात्मा करने लगता है। वो चुन चुन के इन्हें मार रहा था। निंक्यू अकेले ही इन सभी पे भारी पड़ चुका, उसने बहुत ही ब्रूटल वे में इन्हें खत्म कर डाला। जब रास्ता साफ दिखा तो प्रिंसेस छोटे प्रिंस को कैरेज से लेके जाने लगी। वहीं ये एक्सपर्ट अपने साथ वाले दानव पहलवान से कह रहा था कि अब वक्त आ चुका है कि तुम मैदान में उतरो, लेकिन ध्यान रहे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है। जो सुनते ही ये पहलवान एक अक्खे पेड़ के साथ मैदान में आ चुका। वो इस पेड़ का यूज करते हुए सभी सोल्जर्स को पछाड़ते जा रहा था। इनफैक्ट अगर कोई जख्मी सोल्जर इस पहलवान के पैरों में आ जाता तो वो कुचलकर मारा जाता। तो इसी वजह से इसे रोकने के लिए स्वॉर्ड मास्टर अपने स्वॉर्ड से इसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे पहलवान पकड़ लेता है और कहने लगता है जल्दी करो वरना ये तलवार मेरे आर पार हो जाएगी। उसके ये कहते साथ ही मास्टर लू की स्वॉर्ड थोड़ी सी उसके बॉडी के अंदर घुस गई, लेकिन तभी मास्टर लू के ऊपर माउंटेन पे मौजूद एक्सपर्ट ने शुरिकेन जैसे स्पिरिचुअल ब्लेड से हमला कर दिया, मगर मास्टर लू स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस स्पिरिचुअल शुरिकेन को ब्लॉक करके काउंटर कर चुके, जिस वजह से इस एक्सपर्ट के मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं इधर इस पहलवान ने स्वॉर्ड को अपने चेस्ट से बाहर निकाल लिया। इसी बीच उसकी नजर प्रिंसेस पर पड़ी, जो सांग सांग के साथ थी, मगर तभी ये पहलवान उसे डीमन बोलते हुए उसके ऊपर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन हमला करने से पहले ही उसके ऊपर मास्टर लू ने काफी सारे भालों से हमला कर दिया, जो सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो गई। लेकिन इतना सब कुछ के बावजूद भी ये पहलवान यहाँ पे जिंदा था। वो कैसे भी करके बस प्रिंसेस को मारना चाहता है, इसलिए वो दोबारा से आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी निंक्यू अपने दोनों शॉट्स को इस पहलवान के कंधे में घुसा चुका, जिसके बाद वो बड़े ही खतरनाक तरीके से अपने इन्हीं शॉट्स का यूज करते हुए इसके गले को काट चुका, जिस वजह से पहलवान जगह पे ही मारा जाता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यू सीरीज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं।